हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। वो है डेली करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव। जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी चलेगा दिन में उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये करंट अफेयर्स जो होने वाला है ये बेसिकली डेडिकेट होने वाला है जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं, जैसे कि CAPF AC का हो गया जो पेपर 1 का होगा, CDS NDA FCAT है ना, एयरफोर्स XY ग्रुप का, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का। ओवरऑल जितना भी डिफेंस एग्ज़ाम है उसको पॉइंट आउट करके इस जो डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और इसका जो PDF है और इसका हर चीज़ का जो नोटिफिकेशन है ये चैनल है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो पूरा डिफेंस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर इसको बनाया गया है, तो ठीक से कवर करना। और एक चीज़ और कि करंट अफेयर्स को कवर करोगे तो एज अ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड कवर करना है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उसको तो पढ़ा ही जाएगा, लेकिन इसको जस्ट मगअप करना फिर रट्टू तोता टाइप रटना स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं करना। करंट अफेयर्स हैं, हर दिन ये अपडेट होता रहेगा, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से इसको कवर करोगे। क्लियर? कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। और फर्स्ट न्यूज़ है, अंडर द उल्लास स्कीम हिमाचल प्रदेश बिकम दी 4th फुली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। उसमें से मिजोरम जो है ये फर्स्ट लिटरेट बना गया है। कौन से स्कीम के थ्रू? उल्लास स्कीम के थ्रू। CAPF वालों इसको रट लो या फिर इसको याद कर लो। ठीक है, देखो हर चीज़ को क्या है रटा नहीं जा सकता, हर चीज़ को याद भी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको तो कर ही सकते हो, है ना। अब उल्लास स्कीम है तो करंट अफेयर्स में पढ़ोगे तो उल्लास स्कीम तो पढ़ोगे, लेकिन उसके साथ जो उसका स्टैटिक पोर्शन है ये भी कवर करोगे। तो जो हिमाचल प्रदेश है ये बना है 4th फुली लिटरेट स्टेट, जिसमें से मिजोरम जो है फर्स्ट बना है। जिसमें से हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट रहा है वो कितना है? 99.30% लिटरेसी रेट रहा है। और जो फर्स्ट स्टेट है वो मिजोरम है, जिसमें उल्लास स्कीम जो है इसके तरफ से क्या है लिटरेसी बना हुआ है, लिटरेट बने हैं। फिर सेकंड जो स्टेट है वो है गोवा, फिर थर्ड स्टेट त्रिपुरा, और अभी जो रिसेंटली 4th स्टेट बना है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि उल्लास स्कीम जो है होता क्या है, इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हैं समझते हैं। तो उल्लास स्कीम जो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है ये। उल्लास स्कीम का जो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, L मीन्स लाइफ लॉन्ग, फिर L लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसे लॉन्च किए गए थे 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। मिनिस्ट्री कैसे याद रख सकते हो? ये जो है लिटरेसी से रिलेटेड है। अब लिटरेसी किससे रिलेटेड होगा? एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो जब ये चीज़ जो है एजुकेशन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही तो फॉलो करेगा। कुछ हद तक एक्सेप्शन भी होता है ना, तो उसको ध्यान मत दो उतना ज़्यादा, लेकिन जो मेजोरिटी है जो 95% है वो ऐसे ही होता है। जो मिनिस्ट्री है उसी के अंदर जो भी इनिशिएटिव उसी को लॉन्च किए जाते हैं। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि प्रमोट बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एजेस ग्रुप के लिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो वही बोला है आर्टिकल 21A में कि 6 to 14 एक सेकेंड 6 to 14 के भी जितना एज ग्रुप है उसको क्या एलिमेंट्री एजुकेशन देना है, और ये फंडामेंटल राइट भी बताएं, पढ़ें इसको। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक लिटरेसी हो गया, न्यूमरेसी हो गया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फिर ऑल एज ग्रुप का बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसका जो टारगेट है किसको ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे चलते हैं वो है इलिटरेट एडल्ट, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो इलिटरेट है जो पढ़ा लिखा नहीं है उसी को तो लिटरेट करोगे, जो ऑलरेडी लिटरेट है उसको थोड़ा और लिटरेट करोगे। ठीक है, फिर न्यू लिटरेट आता है, फिर सोशल ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट, है ना, क्योंकि स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो लोग क्या करेंगे, अगर वो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो फिर क्या इधर उधर फालतू का घूमेंगे, फिर माइंड डिस्टर्ब होगा, और माइंड जहाँ डिस्टर्ब हुआ तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया। इन सब एक्टिविटी में क्या है इन्वॉल्वमेंट का चांस रहता है। तो इससे बचने के लिए क्या है ये जो स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन हैं उसके लिए भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। फिर सिटीजन्स हु वांट टू अपग्रेड नॉलेज स्किल्स, चाहे सीनियर सिटीज़न हो चाहे एज के हो, जैसे 40-50 इस एज के हो, अगर नॉलेज अपग्रेड करना चाह रहे हैं, स्किल अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो इस स्कीम के थ्रू इसको भी
लॉन्च किए गए हैं, ये भी फैसिलिटी दिए हैं। ठीक है, न्यू लिटरेट का मतलब होता है जैसे कि न्यू तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, जो अभी के लेवल में जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो क्या क्या न्यू हर चीज़, एक नया नया चीज़ क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए न्यू लिटरेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए गए हैं। समझ रहे हो। फिर इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि किस बेस में इसका फीचर होने वाला है। वॉलंटरी बेस्ड मॉडल होगा, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कम्युनिटी मेंबर को एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन, क्योंकि स्टूडेंट ही ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट हो सकते हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू करोगे 40-50 जो एज के लोग हैं, उतना ज़्यादा ये लोग ध्यान नहीं देंगे उसमें, जितना ध्यान एक स्टूडेंट दे पाएगा, एक जो टीचर हैं वो दे पाएंगे यहाँ पे। यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक मोबाइल एप्स फॉर सेल्फ लर्निंग, और ये जो इसका उल्लास है, इसका प्रॉपरली मोबाइल ऐप जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किए हैं, उसको भी याद रखोगे। कवर्स फाउंडेशनल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यू एजुकेशन, ये सब चीज़ क्या होने वाला है, इसका फीचर्स होने वाला है। समझ आए इसका क्या फीचर्स हैं। इसको रिप्लेस किए गए हैं, अर्लियर जो साक्षर भारत प्रोग्राम था इसको यहाँ पे रिप्लेस किए हैं और उल्लास स्कीम को लाए गए हैं, जो ये अलाइन होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उससे क्या होगा, अलाइनमेंट होगा। क्योंकि वहाँ पे भी तो बोला गया कि प्राइमरी लैंग्वेज जो है उसको फोकस करना है, जो मदर टंग है वहाँ पे शिक्षा दिए जाएंगे। फिर ग्रेजुएशन में क्या है 1+2+3 के रेशियो में डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, फिर इसको अपग्रेड किए गए हैं और अलाइन किए गए हैं। समझ रहे हैं। फिर स्पेशल फोकस जो देंगे कहाँ पे, वुमेंस को, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उसको यहाँ पे स्पेशल फोकस देने का बात किया गया है, जो स्कीम लाए गए हैं उल्लास स्कीम उसमें। फिर मेकिंग एजुकेशनल इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल, और इसका जो मोटो है जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लिटरेसी, ये इसका मोटो है, इसका थीम है। अगर यहाँ बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं, तो याद रखोगे, जितना ज़्यादा याद रख सकते हो उतना रखोगे, लेकिन पढ़ोगे एज अ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर रहे हैं, तो थोड़े याद रखोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है कि सुने ही ना रहो, सुने ना रहो वो अलग चीज़ है, अगर करंट अफेयर्स पढ़े रहोगे तभी तो सुनोगे, है ना। ये सब चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे, उल्लास स्कीम आ गया तो उसको पढ़े रहोगे तभी तो कवर कर पाओगे। चलो अगला बढ़ते हैं। अभी का जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज का वो है, यूक्रेन सक्सेसफुली टेस्टेड इज फर्स्ट इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो। तो याद रखोगे किसने इसको लॉन्च किए गए हैं, फ्लेमिंगो को लॉन्च किए गए हैं यूक्रेन के द्वारा, और ये फर्स्ट इसका फुली इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ठीक है, लॉन्ग रेंज है, इस बेस्ड क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग रेंज है कि शॉर्ट रेंज है कि इंटरमीडिएट वाला रेंज है। तो ये तो यूक्रेन ने लॉन्च किए हैं। अब इज़ अ स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसे डेवलप किए जाते हैं अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको डेवलप किए जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को। तो उसमें से फर्स्ट जो सीरीज़ आता है वो है पृथ्वी सीरीज़ का। ये फर्स्ट इंडिजीनियसली बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसका जो रेंज अगर देखा जाए तो 150 to 350 किलोमीटर तक चला जाता है, और ये एक शॉर्ट रेंज होता है, सरफेस टू सरफेस है। क्योंकि कैसे याद रखोगे इसको, देखो पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या नीचे में है ना, आकाश ऊपर में है, तो पृथ्वी सीरीज़ कहें तो मतलब सरफेस टू सरफेस याद रखोगे, ऐसे इसको याद रख सकते हो। और ये फर्स्ट इंडिजीनियसली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, फिर दूसरा सीरीज आता है इसी में, वो है अग्नि सीरीज़ का, और इसको नाम दिए गए हैं फायर गॉड, है ना, आग का जो भगवान मानते हैं अग्नि, उसके रेस्पेक्ट में। और ये लॉन्ग रेंज है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पे न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, उसको हम लोग भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इसके लिए ये भी एक कैपेबल है अग्नि मिसाइल। तो इसमें भी सीरीज़ हैं, जैसे कि अग्नि 1, अग्नि 2 सीरीज़, अग्नि 3 सीरीज़, है ना, ऐसे करके अग्नि 4, अग्नि 5, और इसका पूरा रेंज दिया हुआ है। जैसे कि अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 जो है 2000 से 3000 किलोमीटर। फिर लास्ट में आता है अग्नि प्राइम, जिसे अग्नि P बोलते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन मीडियम रेंज मिसाइल है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर फ्रेम करते हैं तो वन लाइनर में। ठीक है, याद रखोगे अग्नि मिसाइल को, अग्नि सीरीज को। ये लॉन्ग रेंज है क्योंकि अग्नि है, अग्नि क्या है, डायरेक्टली ऊपर जाता है,
तो इस सेंस से कैसे याद रखोगे कि ऊपर जा रहा है मतलब लॉन्ग रेंज से होते हुए जा रहा है। ऐसे ट्रिक लगा के अपने से याद रख सकते हो। फिर अगला है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में सबसे पहले आता है ब्रह्मोस। ये तो पता है ना क्रूज मिसाइल क्या है, ब्रह्मोस बोलता हूँ। यहाँ पे जो अग्नि सीरीज का जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्या होता है, आई होप पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो सर्च करो, फिर ये बहुत बेसिक टर्म है। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है, ब्रह्मोस। इसके अंदर क्रूज मिसाइल के अंदर एक आता है ब्रह्मोस। इसे बनाया गया है इंडिया रशिया ज्वाइंट वेंचर से। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। इसका मार्च नंबर कितना होता है, मार्च नंबर होता है 2.8। मार्च नंबर मतलब जितना ज़्यादा साउंड है, जैसे कि कोई भी मिसाइल जा रहा है उसका साउंड है, तो जितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा उसका स्पीड है। अगर साउंड मान लो 5 अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड 10 होगा, इसका स्पीड 12 होगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मार्च नंबर से, ठीक है। तो 3x यहाँ पे साउंड स्पीड मतलब 3 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का है। फिर इसका रेंज अगर देखा जाए तो 300 से 800 किलोमीटर इसका रेंज होता है। इसको लॉन्च कर सकते हो, लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो, एयर से भी लॉन्च कर सकते हो, सी से भी लॉन्च कर सकते हो। जो सब मराइन है, सब मराइन जो ओशन में रहते हैं वहाँ से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक फीचर्स है, समझ आ गया। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखोगे इसको। फिर एक आता है इसी के रेस्पेक्ट में, वो है निर्भय। निर्भय क्लास का जो क्रूज मिसाइल है उसमें से निर्भय इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो रेंज है 1000 किलोमीटर तक है, इसका रेंज माने हैं। फिर सिमिलर टू यूएस टोमोहॉक मिसाइल है, सेम है जो यूएस में जो टोमाहॉक जो मिसाइल है, सेम जो है निर्भय का भी सेम फीचर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, इतना समझ आ गया। यूक्रेन का फ्लेमिंगो जो मिसाइल टेस्ट किए इंडिजिनियसली, तो उससे रेस्पेक्ट हम लोगों ने इंडिया के रेस्पेक्ट में कुछ मिसाइल देखे हैं, ये एज अ स्टैटिक पोर्शन काम आएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया अनवील यूपीयू इंटीग्रेशन इन दुबई। तो यहाँ पे एक ध्यान दो कि यूपीआई अलग चीज़ है, यूपीयू ये अलग चीज़ है, दोनों ही अलग चीज़ है। यूपीआई तो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस होता है, और यूपीयू जो है यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस बोल लो या फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बोल लो, ठीक है। ये दोनों मीनिंग यहाँ पे होता है। तो पहले काम करते 1 बाय 1 समझ लेते हैं, क्योंकि डिप में पढ़ना है थोड़ा, क्योंकि CAPF का भी टारगेट करके चल रहे हैं, FCAT का भी, क्योंकि 1 लाइनर में कहीं से भी पूछ देते हैं लोग, तो पढ़े रहोगे तो फिर काम आ जाएगा। तो यूपीआई को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। लॉन्च इसे किया गया है NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, 2016 में यूपीआई को लॉन्च किए गए थे। और इसका जो रेगुलेटर है वो RBI होगा प्लस NPCI होगा। तो देखो NPCI ने तो इसको लॉन्च किया है तो ऑटोमेटिकली इसका रेगुलेटर बन ही जाएगा, लेकिन RBI यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि जो इन्होंने लॉन्च किए हैं यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम पेमेंट इंटरफेस, तो ये पूरा पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। पूरा जो क्या बोल सकते हैं GDP बोल लो या फिर जितना भी बैंकिंग सिस्टम से जो है रिलेटेड है, ये सब चीज़ जो है यूपीआई से रिलेटेड है। और ये जो सब चीज़ को मैनेज करेगा NPCI के साथ RBI मैनेज करने वाला, क्योंकि जो भी देश का जो जितना भी पेमेंट हो रहा है लेखा जोखा है सब कौन देखता है, RBI देखता है। इस केस में क्या है RBI भी इसका साथ है, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। जो इसका पर्पस है कि इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, ये इसका पर्पस है। और यूनिक फीचर्स अगर देखोगे तो वर्क विथ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA के द्वारा, नो नीड टू शेयर बैंक अकाउंट और IFC कोड होता है ना, उसको शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होता है ना। या तो फिर QR कोड है या फिर वर्चुअल जो पेमेंट एड्रेस होता है, कहाँ पे लिखा होता है ये ATM कार्ड होता है ना, ATM कार्ड के जस्ट पीछे ये लिखा होता है नंबर, तो यहाँ से भी वर्क करता है ये। लिंकेजेस हैं जन धन आधार मोबाइल ऐप से, ठीक है, जो कि इसको ट्रिनिटी बोले जाते हैं। जन धन आधार जो है इसको ट्रिनिटी बोले जाते हैं। फिर ऑपरेट होता है IMPS मतलब इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम है, तो इतना ये याद नहीं रखोगे चलेगा। ये काम करता है 24/7, सबको पता है, इंक्लूडिंग हॉलीडे, क्योंकि यहीं से तो मोस्टली पेमेंट हो रहा है। फिर UPI 2.0 फीचर्स आए यहाँ पे कि ओवरऑल जो ड्राफ्ट अकाउंट है, इनवाइसेस इनबॉक्स, साइन इंटेन, QR कोड बेस्ड पेमेंट, तो इसका फीचर होता है जो UPI 2.0 है। इसमें QR कोड से पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो, वही तो है यहाँ पे। फिर ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट है, इनवाइसेस होता है इनबॉक्स में, ये सब फीचर्स होता है यहाँ पे।
फिर जो यूपीआई है यहाँ पे केवल इंडिया में भी नहीं चलता। इंडिया में तो देखो इंडिया ने लॉन्च किया इसको, लेकिन इसका एक्सपांसन अदर कंट्री में भी देखने को मिलता है। जैसे कि यूएई में जाओगे तो यहाँ पे भी यूपीआई चलता है। नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है। फिर एक अगला टर्म आता है वो है यूपीयू, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है। इसको इस्टेब्लिश किए गए हैं 1874 में। देखो कितना पुराना ये चीज़ है, क्योंकि इसको कैसे ट्रेस कर सकते हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो ज़्यादा पहले का हो गया, लेकिन जैसे इंडिया 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन अदर कंट्री जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहे थे उस समय, ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे थे, तो उस रेस्पेक्ट में इसको लॉन्च किए गए हैं जो 1874 है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बर्न स्विट्जरलैंड में है, जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे। इसका जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 1876 में। और अदर मेंबर कंट्री की अगर बात करोगे तो इसमें 190 प्लस यहाँ पे कंट्री होता है। क्लियर है क्या? इसका मेन रोल जो है कोऑर्डिनेट करना है इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस को। पोस्टल सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडर्न तो अभी यूपीआई आया हुआ है, तो पहले जो पेमेंट हो या फिर जो चिट्ठी भेजना हो पोस्टल सर्विस होता है, तो उस रेस्पेक्ट से पोस्टल सर्विस के रेस्पेक्ट से इसको लॉन्च किए गए हैं। सेट जैसे कि पोस्टल रूल सेट करना, टैरिफ हो गया, पोस्टल स्टाम्प रिकॉग्निशन हो गया, तो यहाँ जो है इसका मेन रोल है। और जो मोटो है इसका, जो थीम है वो है पोस्टल सर्विस फॉर ऑल, है ना। एम जो है फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल मेल। अभी तो मेल आ चुका है, जीमेल आया हुआ है, ईमेल आ चुका है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले तो बस पेन और पेपर से होता था, पेन और पेपर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे, है ना। तो अभी तो ईमेल आ चुका है, तो मॉडर्नाइज हो चुका है। पहले जो है ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं लगता। 1 सेकेंड 2 सेकेंड में क्या है, जस्ट क्लिक करो फिर मेल पहुंच गया। ठीक है, तो इसका जो मेन रोल है ये रहा है। समझ आ गया क्या हुआ, है ना, क्या न्यूज़ हैं, ये सब चीज़ को पता होना चाहिए। ठीक है, जो इंडिया ने अनवील किया है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन, कहाँ पे, दुबई में, ये तो न्यूज़ रहा, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है हमने सब चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करें। फिर अगला जो न्यूज़ है, इंडिया विन ब्रॉन्ज मेडल इन 2025 काफा नेशनल कप। याद रखोगे इंडिया ने कौन सा मेडल जीता हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता हुआ है। क्या है ये काफा? काफा का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये टूर्नामेंट नेम है इसका, कौन सा, काफा नेशनल कप। इसको फर्स्ट टाइम हेल्ड किए गए थे 2023, तो ये चीज़ रिसेंटली है। ठीक है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, रिसेंट का है। और ये हर 2 साल में कंडक्ट किए जाते हैं, एवरी 2 ईयर, बाई एनियल है, 2 साल में एक बार इसको कंडक्ट किए जाते हैं। इसका जो 2025 अभी जो होस्ट कंट्री थे, कौन से, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों कंट्री अभी होस्ट किए हैं 2025 का, जो कि 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच रहा है। टोटल जो इसमें टीम थे 8 थे, 6 जो थे काफा मेंबर, और बाकी जो अदर कंट्री हैं कौन कौन से, इंडिया और ओमान जो है इनवाइटेड थे। तो इसमें जो विनर रहा है 2025 का वो है उज्बेकिस्तान, जो फर्स्ट टाइटल जीता है। और रनअप में अगर देखोगे तो ईरान है। और इंडिया का रिजल्ट अगर देखोगे तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है ऑन डेबट में। बीट ओमान को इन्होंने क्या किया है, बीट किया हुआ है। और इसका जो फर्स्ट वेन्यू 2025 का है वो है ओलंपिक सिटी स्टेडियम ताशकेंत, जो कि उज्बेकिस्तान और जो ताजिकिस्तान है, इन दोनों ने ज्वाइंट से इन्होंने कंडक्ट किए हैं। ठीक है, क्या समझ आया, क्लियर। फिर यहाँ पे जो बेस्ट प्लेयर रहा है इसमें काफा वर्ल्ड कप में, जो बेस्ट प्लेयर रहे हैं वो है खोजिकबर अली जोनो। फिर बेस्ट जो गोल कीपर रहा है वो है पेयम। फिर फीफा जो रोल है ना, FIFA जो रोल है, ऑफिशियली सपोर्टेड द 2025 एडिशन को इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये तो रहा कुछ बेसिक जानकारी, जिसे जस्ट नॉलेज के थ्रू अपने को गेन करना है। फिर अगला जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इजराइल लॉन्च ओफेक 19 स्पाई सैटेलाइट विथ सोवियत रॉकेट है। इससे इन्होंने, ये 3 स्टेज रॉकेट होता है, इसको याद रखोगे। ठीक है, स्टेज में होता है ना रॉकेट, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, तो ये 3rd स्टेज रॉकेट होता है, सोवियत रॉकेट। और इजराइल ने लॉन्च किए हैं ओफेक 90 स्पाई सैटेलाइट। तो एक स्पाई सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है साइंथेटिक अपाचर रडार, जो है इसको यूज़ किया गया है। इसका पर्पस क्या है, क्योंकि अभी देखो इजराइल गाज़ा स्प्लिट, ये क्या हुआ है, पूरा भी वार के सिचुएशन में रहा है, वार हुआ है वहाँ पे। तो
इसी हिसाब से इन्होंने क्या किया है, इजराइल ने एक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो नाम है ओफेक 90, जो कि पर्पस होगा मिलिट्री सर्वेलेंस के, इंटेलिजेंस गैदरिंग के थ्रू ये सब पूरा सैटेलाइट काम करने वाले हैं, जिसे लॉन्च किए गए हैं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ क्या है कोलाबोरेशन होके इन्होंने लॉन्च किए हैं। फिर ये तो जस्ट फैक्ट्स हैं। फिर इसका जो लॉन्च व्हीकल वो है सोवियत रॉकेट है, जो कि 3 स्टेज का है ठीक है। फिर ऑर्बिट अगर 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड है, इसका कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, तो जस्ट एक बार इसको रीड करोगे, ठीक है। स्टेटस अगर देखे जाओगे तो सक्सेसफुली इंटर ऑर्बिट है, ट्रांसमिटिंग डाटा करते हैं। सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद समझ सकते हो ये मिलिट्री सर्वेलेंस की है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, तो इसका सिग्निफिकेंस किस हद तक होगा अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ के जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसको बूस्ट मिलेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। फिर अगर मिलिट्री के लिए यूज़ करोगे तो सर्वेलेंस बेस्ड, सर्वेलेंस में काम आएगा। अगर क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी पता लगा सकते हो। तो ये कुछ जो है सिग्निफिकेंस है उसको यहाँ पे बूस्ट होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ के हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। फिर जो सोवियत रॉकेट जो 3 स्टेज रॉकेट है, जिसे इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे ओफेक 90 को प्लेस करने में, तो ये क्या है, एक स्मॉल लिफ्ट 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड लॉन्च व्हीकल है। याद रखोगे इसे लॉन्च किए गए हैं 1988। ऐसा डेट को उतना ज़्यादा याद ना रखो ठीक है, जो याद रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है उसी बस को याद रखो, बाकी जो फर्स्ट लॉन्च है लास्ट लॉन्च है इस रेस्पेक्ट में काम नहीं आएगा। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में होता, जैसे चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया, तो उसमें याद रखोगे, लेकिन ऐसा अदर कंट्री का है तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे। एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि जो सोवियत है एक रॉकेट है, सॉलिड फील्ड रॉकेट है, 3 स्टेज रॉकेट है, इतना याद रखो, इतना मोर देन इनफ है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट न्यूज़, पीएम मोदी लॉन्च दी सशक्त नारी सशक्त परिवार, सशक्त नहीं है स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान जो 17 सितंबर है, 17 सितंबर इसमें जो अभियान है इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो स्कीम है ये पहले से लॉन्च हो चुका है। जो स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान है इसे लॉन्च कर दिए गए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट, जो कि 2020 से चला आ रहा है। ये तो स्कीम है, ठीक है, और इसी स्कीम के थ्रू जो अभियान चलने वाले हैं ये पीएम मोदी ने लॉन्च किए हैं। क्लियर है, समझ आया। जो इसका टारगेटिंग जो मीनिंग है, सॉरी टैगलाइन जो मीनिंग है, हेल्थी वुमेन एंड एम्पावर फैमिली, या फिर इसका जो मोटो समझ लो, थीम समझ लो, हेल्थी वुमेन एम्पावर्ड फैमिली, जो कि 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किए हैं। जो इसका मेन फोकस होगा वो है वुमेन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, कि हेल्थ केयर को बूस्ट कर सको, क्योंकि अगर जो फीमेल है वो हेल्थ रहेगा तो अगला जो जनरेशन आएगा वो भी हेल्थ रहने वाला है। मतलब ओवरऑल जो है इसका हेल्थ रिलेटेड जितना भी इशू है, चाहे न्यूट्रिशनल से इशू है, उसको यहाँ पे अवेयरनेस करना है, उसका जो गैप है उसको फिल करना है। इसका जो मेन एम रहा है यहाँ पे, जिसमें से हेल्थ इशू कवर है एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर अभी फैल रहा है। फिर सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हेल्थ इशू जिसमें कवर है। फिर इसका जो टारगेटेड ग्रुप अगर देखा जाओगे तो 15 to 49 ईयर्स के जो लोग हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको यूथ एज में कंसिडर किए जाते हैं। तो जब यूथ ही अच्छे से होगा, यूथ हेल्थी होगा, तो डेवलपमेंट भी होगा इंडिया का। अगर यूथ ही ठीक से नहीं है, यूथ ठीक से काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या है, एक इकोनॉमिकली बर्डन हो जाते हैं, जिससे इकोनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है थ्रू आंगनबाड़ी सेंटर, लोकल यूथ वर्कर, यहाँ से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिसे लिंक किया गया है पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, यहाँ से लिंक किए हुए हैं। जो गोल है इसका पढ़ चुके हैं कि वुमेन को हेल्थ करना, स्ट्रॉन्गर फैमिली स्ट्रॉन्गर सोसाइटी हो गई होगा। अगर वुमेन का हेल्थ अगर ठीक है तो क्या गवर्नमेंट का जो जीडीपी है उसमें योगदान दे पाएगा, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी है, कंट्री का इकोनॉमी है, उसमें अच्छे से अच्छे योगदान दे पाएंगे। तो अगर वुमेन हेल्थ है तो उसका जो फैमिली आएगा वो हेल्थी होएगा, हेल्थी वो है तो उसका जो कम्युनिटी बनाएंगे वो लोग, तो वो लोग भी क्या होंगे, हेल्थी होंगे। तो इस तरीके से क्या है, एक दूसरे से ये जो है इंटरलिंक है। समझ आया। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखो, भुवनेश्वर ओडिशा विल बी 28th आसियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप होस्ट करने वाले हैं। कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर ओडिशा में होगा।
जो टूर्नामेंट नेम है आसियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिसे स्टार्ट किए गए थे 1952 को। ऑर्गेनाइज करते हैं इसको आसियान टेबल टेनिस यूनियन जो है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये हर साल मतलब 2 साल में एक बार इसको कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि इस साल जो कंडक्ट होगा 2025 में वो है भुवनेश्वर में। क्लियर है। जो इसका 2023 एडिशन हुआ था, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, ये साउथ कोरिया में कंडक्ट किए गए थे 3 से 10 सितंबर के बीच। इसको याद मत रखना, लेकिन इसका 23 एडिशन याद रखोगे कि साउथ कोरिया में इसको कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, फर्स्ट इसको स्टार्ट किए गए थे 1952 में, और 23 में हुआ था कहाँ, साउथ कोरिया में। तो इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है इसको थोड़ा एक नज़र देख लो। इंडिया मेंस टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल। उस समय जो 23 में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। फिर 23 का जो मेंस टीम विनर है वो चाइना थे, वुमेन्स टीम विनर ये भी चाइना। फिर 23 का जो इंडियन टीम कैप्टन थे वो कौन थे, अचांथा शरत कमल, ये इंडिया के टीम मेंबर थे 2023 में जो हुआ था। और इसका जो इम्पोर्टेंट अगर देखोगे, सर्व एज अ क्वालिफायर फॉर वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये इसका इम्पॉर्टेंट होता है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होता है, वहाँ पे एज अ क्वालिफायर सर्व कर सको, कि एक अच्छे से अच्छे है ना, एक जो क्वालिफायर हैं, क्वालिफाइड पर्सन है, उसको यहाँ पे इलेक्ट कर सको, क्वालिफाई कर सको। इस रेस्पेक्ट से इसको इम्पोर्टेंस है, कंडक्ट होता है। समझ आया न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है फिर इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान्स लॉन्च इन भुवनेश्वर। ये क्या है, हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान। इसे लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च डेट 2019 में इसको लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से इंडिया का पोजीशन अगर देखा जाओगे इसमें फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान। इसका मतलब क्या होगा, कूलिंग से रिलेटेड है, इसका मतलब एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इस चीज़ से ये रिलेट करेगा, है ना। तो फर्स्ट कंट्री इंडिया टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान। जो टाइम इसका होरिज़ाइन है जो कि कवर होगा 20 साल के लिए प्लानिंग है, 2017-18 से ये कितना है 2037-38 तक यहाँ पे ये कवर होगा, जो इसका टाइम पीरियड है। जो प्राइमरी इसका जो गोल देखा जाओगे तो प्रोवाइड अ सस्टेनेबल कूलिंग एंड थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल वाइल डिलीवरिंग इन्वायरमेंटल सोशियो इकोनॉमिकल बेनिफिट, जो कि प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल कूलिंग, थर्मल कंफर्ट। क्योंकि अभी देखोगे कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है। फ्रिज के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वहाँ क्या हो रहा है, इमिशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो हीट हो रहा है, अर्थ का हीट हो रहा है, इंडिया का जो हीटिंग लेवल बढ़ रहा है, तो उसको कूल करने के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कूलिंग डिमांड को यहाँ पे क्या करना है, रिडक्शन का टारगेट यहाँ पे रखा गया है कि कट कूलिंग डिमांड बाई 20 to 25% बाई 2037 to 38 तक। कितना परसेंट, 20 से 25 तक यहाँ पे कूलिंग डिमांड, चाहे एसी का हो गया, रेफ्रिजरेटर का हो गया, इसको कम करना है। फिर रेफ्रिजरेंट डिमांड जो है, जो फ्रिज है उसका डिमांड भी कम करना है 25 से 30% 2037-38 तक। फिर जो कूलिंग एनर्जी रिडक्शन है, जैसे एसी चला रहे हो तो वहाँ पे जो एनर्जी लग रहा है, ठीक है, तो या फिर एसी को एनर्जी इफिशिएंट बना लो, या फिर एसी का जो डिमांड है उसको कम कर सकते हो। 2 मेथड है यहाँ पे, तो इसको भी 25 से 40% यहाँ पे कम करना है 2037-38 तक। ये डिमांड रखे हुए हैं हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान के थ्रू। इससे क्या होगा, रिसर्च को प्रमोशन मिलेगा कि एसी को डिमांड को कम करना है। कितना कम करना है यहाँ पे, 25 से 40%। तो उसके लिए रिसर्च करोगे, 2 चीज़ में रिसर्च हो सकता है कि कैसे एसी का कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं, या फिर एसी का कंजप्शन को कम ना करके एसी में जो एनर्जी यूज़ हो रहा है उसको इफ़िशेंसी बनाया जाए, जिससे कम से कम एनर्जी वहाँ पे लगे। तो इस रेस्पेक्ट में एनर्जी जो रिसर्च प्रमोशन होगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा, है ना। प्लान टू ट्रेन एंड सर्टिफाई 1 लाख कूलिंग सर्विस टेक्नीशियंस 2022 के अंडर स्किल इंडिया। फिर सेक्टरल इंक्लूजन होगा, अप्लाई टू स्पेस कूलिंग, रेफ्रिजरेटर, है ना। फिर कोल्ड चैन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सेक्टर, हर चीज़ को यह क्या होगा, सेक्टर इंक्लूजन होगा। क्योंकि एसी को लाओगे तो ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत होगा, समझ रहे हो, और एसी बनेगा तो उसके लिए इंडस्ट्री का ज़रूरत होगा। तो हर चीज़ क्या है यहाँ पे इंटरलिंक है। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, सेक्टरल इंक्लूजन होगा। फिर की जो बेनिफिट है तो यहाँ पे जैसे कि प्रमोट मेक इन इंडिया को प्रमोट होगा, स्किल होगा, क्योंकि यहाँ खुद ही बोला है कि 1 लाख जो है
कूलिंग सर्विस टेक्नीशियंस यहाँ पे उत्पन्न होगा, उसको सर्टिफाई दिया जाएगा, तो बिल्ड होगा स्किल का। फिर मेक इन इंडिया, अगर एसी इंडिया में बन रहा है तो मेक इन इंडिया का प्रमोशन होगा। तो इस तरीके से क्या है, पूरा प्लान यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं। क्लियर है, समझ आया। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल 4 न्यू रडार अंडर मिशन मौसम। तो ये तो न्यूज़ में रहे कि 4 न्यू रडार क्या किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं। तो ऐसा नहीं पूछेंगे कि जो IMD है कि 4 न्यू रडार जो हैं इंस्टॉल किए हैं कि 2 किए हैं। ये जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो है मिशन मौसम के थ्रू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको कवर करते हैं। मिशन मौसम इज़ अ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्रोजेक्ट है, जो इसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसका एम है टू मैप एंड अंडरस्टैंड द इंडियन ओशन मानसून एंड मैरीटाइम रूट, कि यहाँ तक हम लोग इंडियन ओशन का जो मानसून है उसका पैटर्न को, कब बारिश हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कहाँ पे तूफान आ सकता है, कहाँ पे मौसम ख़राब हो सकता है, हर एक वेदर कंडीशन से रिलेटेड जो भी है हर चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, उसका मैप ड्राइंग करना इसका मेन एम है। प्लस ये भी चाहते हैं कि जो पंचायत लेवल तक है वहाँ तक जाके हम लोग वेदर पैटर्न को क्या कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें। अब पंचायत लेवल तक जा रहे हो मतलब ग्रास रूट लेवल तक जा रहे हो, एक स्पेशल एरिया होता है, ठीक है, एक स्पेशल एरिया को आप लोग वेदर करना चाह रहे हो, है ना, वहाँ के पैटर्न को समझना चाह रहे हो, तो ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 न्यू रडार यहाँ पे मिशन मौसम के थ्रू इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। तो इसे लॉन्च किए गए हैं 2014 टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम एंड द वेदर कोऑपरेशन विद इंडियन ओशियन कंट्री, क्योंकि ये जो ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ पे होगा, ओशियन की तरफ। इंडिया का जो मेन लैंड है ओशियन बॉर्डर एरिया है इंडिया और जो ओशियन का, वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंडिया में जो साइक्लोन डेवलप होगा डायरेक्टली हिट किसको करते हैं, कंट्रीज़ को ही तो हिट करता है। अगर पहले से वही साइक्लोन आने रहेगा तो उसको पहले से अगर प्रेडिक्ट कर पाओगे तो उसके लिए कुछ मेज़र ले पाओगे, है ना। अगर डायरेक्टली हिट कर दिया तो फिर कितना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनर्जी का, हर चीज़ को वहाँ पे लॉस झेलना पड़ता है, इवन ह्यूमन बींग्स का। इट प्रमोट क्लाइमेट, वेदर, ओशन डाटा शेयरिंग अमॉन्ग पार्टनर कंट्री के साथ ये पूरा हर एक डाटा को यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। अगर अदर कंट्री के पास डाटा है कि यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है तो उसको इंडिया को शेयर करेंगे, इंडिया के पास अगर डाटा है तो अदर कंट्री को शेयर कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे स्ट्रेंथन होगा। हेल्प इन इम्प्रूविंग मानसून प्रेडिक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो हो रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अभी दिया हूँ साइक्लोन का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसको हेल्प मिलेगा, बूस्ट होगा। सपोर्ट इंडिया मैरीटाइम डिप्लोमेसी, ट्रेड रिलेशन इन इंडियन ओशियन, क्योंकि इंडियन ओशियन जो है वहाँ पे भी ट्रेड होता है, जितना भी ओशियन हर में क्या होता है, ट्रेड होता है। अगर ट्रेड में अगर साइक्लोन आ रहा है तो फिर ट्रेड का जो रूट है वो डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ से क्या होगा, इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में जो है मैरीटाइम जो डिप्लोमेसी है या फिर रिलेशन है उसको सपोर्ट करना, इस सेंस में यहाँ पे बोला गया है। चाहे इस कैसे यूज़ कर सकते हो, चाहे सैटेलाइट के थ्रू, चाहे बॉयस के थ्रू, शिप फॉर वेदर के थ्रू, या फिर ओशियोनोग्राफिक डाटा कलेक्शन के थ्रू। तो इस तरीके से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, डिफेंस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसको हम लोगों ने कवर किया है। कोई भी डाउट है तो ये नंबर दिया हुआ है, और ये टेलीग्राम चैनल में पूरा अपडेट हो जाएगा, इनिशिएटिव से लेकर पूरा वीडियो, PDF हर चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।